अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार में आपको जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरी को होस्ट आयशा अबरार की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। 15वां रोज़ा यानी निस्फ़ रमज़ानुल मुबारक नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ा भी खैर आफियत से गुजर रहा होगा और निस्फ़ रमज़ान हमें आपको एक मौका फ़राहम करता है ये जायज़ा लेने का कि हमने निस्फ़ हिस्सा इस माह का जो गुजार चुके किस अंदाज से गुजारा और वो क्या कुछ है जो इस निस्फ़ रमज़ान में हम करना चाहते थे नहीं कर पाए। सो बकिया हिस्सा इस माह मुबारक का हम आपको वो मौका फ़राहम करेगा कि हम वो भी कर डालें। और जब कर डालने की बेहतरी की बात आएगी तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम एक मरतबा जायज़ा लें कि हम लोग कितने अच्छे शहरी हैं। और जब आप अच्छे शहरी बनने की बात करेंगे तो आपके सामने ज़िम्मेदारियों की एक फ़हरिस्त आएगी। हमें अफसोस के साथ ये देखना पड़ता है कि इन ज़िम्मेदारियों से हम सरफ़ नज़र करते हैं, पहलूतही करते हैं, इनकी अंजामदही में सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं। सो इसका एक मरतबा जायज़ा ज़रूर लीजिए, क्योंकि अच्छा मुसलमान शायद आप एक अच्छा शहरी बने बिना नहीं बन पाएंगे। सो ज़रूर तवज्जो दीजिए। बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं, क़ानून का एहतराम है, दूसरों का एहतराम है, हमसायों के हुकूक़ की अदायगी है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा ये कि आप अपनी ज़ात पर तवज्जो दीजिए कि आपसे मिलने वाले आपको ईमानदार और काबिल भरोसा समझें। अब इंतहाई अहम ये भी है कि आप कानून की पासदारी करें, दूसरों के हुकूक़ की पासदारी करें, दूसरों के माल की उतनी ही परवाह करें जितने अपने माल की करते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब इनको अगर हम अपना लें आयशा तो हम एक अच्छा शहरी और बिल आखिर एक अच्छा मुसलमान बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। और एक सेइंग है और वो मुझे सेइंग बड़ी अच्छी लगती है कि आपके जो पड़ोसी हैं, आपके हमसाए हैं, वो आपके बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो शायद आप भी अपने बारे में नहीं जानते। कभी अगर आपका ताल्लुक़ रहा हो काफ़ी सालों तक किसी इंसान से जो आपका पड़ोसी हो, तो आपको सब पता चल जाता है कि अगर जो है वो बिजली का बिल फॉर इंस्टेंस अगर आप ऊपर नीचे रहते हैं, आपने आधा अदा किया है तो, या गैस का बिल आपने आधा अदा किया है, या कोई एक मोटर है जो कि एक पर्टिकुलर जगह से कनेक्टेड है और उसको आपने आधा अदा करना है, तो वहीं पे इंसान की दयानतदारी का, उसके सब्र का और हर चीज़ का पता चल जाता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप इतने अजीम नहीं हैं, जो कि आई एम श्योर कि बहुत मुश्किल काम है कि आप अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचा सकें, तो एटलीस्ट अपनी ज़ात से किसी को नुकसान भी ना पहुंचाएं। आजकल का ज़माना जवाद एक ऐसा ज़माना है कि जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि अच्छा पड़ोसी कौन है। अच्छा पड़ोसी वो है जो आपके घर हर बार आए चीनी लेने, दूध लेने और फिर आपको सारी चीज़ें फ़राहम भी करे जब आप मांगें, या फिर अच्छा पड़ोसी वो है जो आपको कभी डिस्टर्ब ना करे। आई थिंक कि हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस भी होती है कि आप किस तरह से रहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका पड़ोसी से मेल मिलाप कितना हो, इस बारे में भी बात करेंगे। मगर कैसा हो, कौन कौन सी ऐसी शिकायत है जो कि बिल्कुल जो एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम करेंगे बात। और इसी तरह से ट्रांसमिशन का सिलसिला रहेगा जारी, शेफ लमान होंगे, मज़ेदार सा खाना बनाएंगे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी हम करेंगे बात। और यहाँ पर एक छोटी सी नेकी करने की कोशिश की है डॉन न्यूज़ की टीम ने। अपना वक्त, अपने कुछ स्किल्स शेयर किए गए हैं, हमारी टीम ने किए हैं वो उजाला स्कूल जाके, और हमने इस पर एक छोटा सा पैकेज भी बनाया है कि हम आपको दिखाएं कि किस तरह से हमने ये वक्त गुजारा है उजाला स्कूल वाले लोगों के साथ। तो आइए चलकर देखते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद आपसे करेंगे मुलाकात। हमने पहले एक किराए के मकान में हमने स्कूल चलाया 5-6 बच्चों के साथ, लेकिन लैंडलॉर्ड ने हमको बाहर निकाल दिया। फिर कराची के कोर कमांडर ने हमें ये वाला प्लॉट दिया जिसमें आजकल हमारा स्कूल है। अभी तक हमारे पास कोई 650 पेरेंट्स मेंबर बन चुके हैं और कई सैकड़ों बच्चे हमारे पास से निकल के दुनिया में काम पे लगा दिए। हमारा एक ख्वाब था कि ये बच्चे, इनके लिए एक शेल्टर्ड वर्कशॉप होना चाहिए कि जहाँ पे ये अगर इनके वालिदैन का इंतकाल हो जावे तो ये यहाँ पे रहे। वी नो कि बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो 4 दिन हमारे पास होते हैं क्रूशियल, कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम है, यस वी कैन टेक केयर, हम इसका बहुत उस बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी गुड फॉर इट। और मेरा ये ख्वाब है कि ये तो पूरे पाकिस्तान में ये होना चाहिए। हर सूबे को मैं अपनी
हमारी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ कि आप हमसे फ़ायदा लें। माशाल्लाह हमारे पास बहुत तजुर्बा हो गया है। वी नो हाउ टू हैंडल सच चिल्ड्रन। इस स्कूल में अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारे पास कोई 1000 प्लस, मोर देन 1000 प्लस वॉलंटियर्स आते हैं और ये हमारे से यहाँ सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह ये बड़े होके दुनिया में खिदमत करेंगे सब लोगों की। बड़े अच्छे बच्चे हैं, इनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। 40 आवर्स का कोर्स होता है इनका और हम सर्टिफिकेट देते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी सर्टिफिकेट को टोटली एक्सेप्ट करती हैं। एज अ वॉल्टियर हमारी 3 हमारे सेशंस होते हैं, दिन में आर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स होता है और एकेडमिक्स होता है। पहला स्पोर्ट्स होता है, हमें आके बच्चों के साथ स्पोर्ट्स होता है, फुटबॉल, क्रिकेट, वी प्ले स्पोर्ट्स फुटबॉल क्रिकेट विद देम। और उसके बाद हम उनसे लूडो या कैरम बोर्ड जो वो खेलना चाहते हैं वो खेलते हैं। देन वी गो इन आर्ट्स, वी डू ब्लॉक प्रिंटिंग विद देम एंड देन वी गो इन एकेडमिक्स एंड टीच देम राइट देयर नेम एंड नंबर्स लाइक ABCD और वी डू कलरिंग विद देम। सारी हमारी टीचर्स बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल हैं। स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सारे टोटली एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास टीचर्स। सारे मास्टर्स की हुई हैं और बहुत तजुर्बेकार हैं हमारे टीचर्स। 3 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी हूँ और एकेडमिक इंचार्ज भी हूँ। हमारे साल में 2 वॉलंटियर प्रोग्राम होते हैं तो उनकी भी मैं उनकी भी कोऑर्डिनेशन मैं खुद ही करती हूँ। और मेरा अपना बेटा भी खुद उजाला सेंटर में ही पढ़ता है। मेरा बेटा मुझसे यहाँ पहले से है। आपका फेवरेट सिंगर कौन था शुजा? आतिफ असलम। आतिफ असलम और वसीम बदामी का भी कुछ कह रहे थे। वसीम बदामी बहुत पसंद है। हाँ। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में आज हमारे शेफ़ ने डिसाइड किया कि अब से वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और जब कल उन्होंने वादा किया था कि वो चिकन जलफ्रेज़ी बनाएंगे तो आज उन्होंने सोचा कि उस वादे को पूरा कर दिया जाए, है ना शेफ़? बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, कल हमारी फरमाइश किसने की थी वैसे? हमारी फरमाइश आई थिंक मिसेस फरीदा ने की थी फरमाइश, लेकिन कल जिन्होंने भी फरमाइश की थी आज हम उनकी कर रहे हैं फरमाइश को पूरा। हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी बहुत सारे तरीक़ों में बनती है, हम बहुत सिंपल तरीके में बनाएंगे और झटपट तैयार करेंगे। जवाद कैसे हैं आप? आज माशाल्लाह आप बेहतरीन लग रहे हैं। सर आपका हुस्न नज़र है ज़बरदस्त। मुझे आपका डायलॉग जरा याद हो गया। हुस्न नज़र है आपका। जी बिल्कुल। आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं रेसिपी की। और चिकन जलफ्रेज़ी के लिए सिंपल तो है लेकिन मुझे यहाँ पे कोई 1000 चीज़ें नजर आ रही है शेफ। 1000 चीज़ें नहीं, टोटल 13 चीज़ें। 13 चीज़ें। आप इतना बड़ा क्यों बोलती हैं? आप बड़ा चढ़ा के ना बोले ना, रमज़ान का महीना है, बड़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए। 13 से ज़्यादा है वैसे अगर अभी हम काउंट अच्छा जी, हमारे पास है चिकन के थाई पीसेस। मैं थाई पीस यूज़ करूँगा। ठीक है। हमारे पास जूलियन कटा हुआ शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज थोड़ा सा मोटा मोटा काट लीजिएगा ताकि थोड़ा चंकी रहे। बहुत पतला काटेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हमारे पास मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है और वाइट पेपर है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग चिकन के थाई पीस जो हैं उसको हम जो है वो जूलियन कटेंगे। ठीक है। नाइफ शार्प कर रहे हैं शेफ यहाँ पे, इनको हम जूलियन और इसको जूलियन से मुराद हमारी स्ट्रेट कटिंग। जिस कटिंग के अंदर मेरी वेजिटेबल्स कटी हुई हैं चिकन भी उसी कटिंग में आएगा। ठीक है। नाइस। वाओ, ये कटिंग का तरीका इज जस्ट सो नाइस। और जूलियन आप इस तरह से करके रख लेंगे। चिकन का हम करें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें मतलब वो हड्डी वाली चिकन हम नहीं बना सकते जिस तरह से। अच्छा, मैंने वैसे कुछ जगहों पे देखा है कि लोग जो है ना वो आपकी
जलफ्रेजी हड्डी वाली भी होती है। अच्छा, आई थिंक ये मुझे ऐसा लग रहा है ये वो तरीका है जो रेस्टोरेंट्स वाले बनाते हैं कि बोनलेस चिकन होती है, साफ़ सुथरी चिकन, उसमें कोई हड्डी निकालने का और ये सारे जो झंझट होते हैं वो हमें नहीं पालने पड़ते। असल में कुछ चीज़ें जो है ना वो असूल के तहत अच्छी लगती हैं। ठीक जैसे बिरयानी अगर बोनलेस होगी तो मज़े की नहीं लगेगी, और अगर जो है वो आपकी हांडी में बोन होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अगर आप बोनलेस खाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। और शिमला मिर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, शुक्र है कोई ऐसी सस्ती सस्ती सब्जियां हैं जिनका एक आपस में कॉम्बिनेशन, एक बड़ा एग्जॉटिक सा कॉम्बिनेशन बनता है। आज मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ कि कीमतें कितनी कितनी है। कीमत मैं बताऊँ? ठीक है। 20 रुपए की प्याज, ओके, तकरीबन 30 रुपए की शिमला मिर्च, ओके, और 30 रुपए के 2 टमाटर। ठीक है, इससे ज़्यादा महंगी नहीं हो सकती। यानी टोटल मिला के रेसिपी 100 ये हो गए, और चिकन को अगर हम मिला लें तो कोई तकरीबन 200-250 रुपए में चिकन जलफ्रेजी बन सकती है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं जब बताता चाहता हूँ उनको कि आप अगर कटिंग बोर्ड के ऊपर चिकन काटते हैं तो चिकन सबसे आखिर में काटिएगा, क्योंकि मेरे पास सारी वेजीज कटी हुई हैं तो मुझे कटिंग बोर्ड दोबारा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो और ये वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसी चिकन, कच्ची चिकन वाली आपने चॉपिंग बोर्ड पे सब्जियां नहीं काटनी, क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा रहता है। हमने ऐड किया है 3 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल। हम इसमें अब ऐड करेंगे हमारी चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 पाव चिकन है शायद, ये तकरीबन 1 से 1.5 पाव है। 1 से 1.5 पाव चिकन है। ठीक है, आग थोड़ी तेज करेंगे, और सॉल्ट हम इसके अंदर इसी टाइम ऐड करेंगे। ठीक है, नमक हस्बे जायका हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसको हम करेंगे स्टर। चिकन जलफ्रेजी आज बन रही है, कॉलर की फरमाइश हो रही है पूरी। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ICC चैंपियन ट्रॉफी की भी हम करेंगे बात। तो चलते हैं यहाँ पे जवाद की जाने पर, जब वापस आएंगे तो चिकन में मज़ीद चीज़ें शामिल हो रही होंगी। जी जवाद, बहुत शुक्रिया आयशा। और जितनी लजीज ये रेसिपी मालूम हो रही है, अब खिलाफ तवक्को आज का मैच उतना लजीज नहीं है। साउथ अफ्रीका ने नाजरीन आज इंडिया के खिलाफ कदरे डिसअपॉइंट किया है। अब्दुल गफ्फार, डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार। साउथ अफ्रीका 191 पे तमाम टीम आउट। ये वही इंडियन बॉलर्स हैं जो श्रीलंका के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए और आज साउथ अफ्रीका को 191 पे पेविलियन भेज दिया। हो क्या रहा है? बिल्कुल वही हो रहा है जवाब जो हमेशा होता है। साउथ अफ्रीका, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, बड़ा मैच, क्लैप्स। पता नहीं साउथ अफ्रीका इसको कैसे डिफेंड करेगा, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। एक ऐसी टीम जो हर ICC चैंपियंस ट्रॉफी, हर ICC वर्ल्ड कप का आगाज़ फेवरेट टीम से करती है, टूर्नामेंट का आगाज़ भी बेहतर करती है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी उनके पास है, लेकिन जब डू और डाई मैच आता है साउथ अफ्रीका क्लैप्स कर जाता है। आप कंजूसी का मुजाहरा है, आप क्रेडिट देना इंडियन बॉलर्स को भी, आप साउथ अफ्रीका को सब इल्ज़ाम दें। बिल्कुल क्रेडिट इंडियन बॉलर्स को जाएगा, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की अगेंस्ट, जिस तरह पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगाज़ किया था कि फास्ट बॉलर से रन नहीं दिए थे। हमने 45 रन पर 1 आउट किया था, यहाँ पे 35 रन बने, विकेट तो नहीं गिरी, लेकिन इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही ज़्यादा कंटेन किया साउथ अफ्रीका के ओपनर्स। हालांकि हाशिम आमला, डिकॉक और फिर डुप्लेसिस जो है वो तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने कोई इनको फ्रीबीज नहीं दी, कोई ऐसी बॉल्स नहीं मिली, कोई फुल टॉस नहीं मिली, कोई वेवर्ड बॉलिंग नहीं हुई जिस पर रन्स बन जाएँ। और जब एक दफ़ा वो फंस गए और जैसे कि पाकिस्तान ने किया था कि स्पिनर्स दबाए, लेकिन इस तमाम प्रोसेस से पहले जिसको कहते हैं ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो किया है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, अगर आप एक इनिंग में 3 रन आउट करेंगे वनडे इनिंग में, तो फिर आप अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हैं। शायद इंडियन बॉलर्स को मैंने इसलिए ज़्यादा प्रेज नहीं किया कि साउथ अफ्रीका ने इस दफ़ा जो चूज़ किया है चौकर्स टैग को अपने ऊपर खुद लगवाने का, वो उन्होंने कर दिया है। इस बार उन्होंने किसी और के हाथ में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कोई इंडियन बॉलर आगे क्लेम करे, तो इसका सबूत इस बात पर है कि इंडियन बॉलर्स ने किसी ने 2 से ज़्यादा विकेटें नहीं ली। इंडिया के खुद उनको गिफ्ट जो है वो 3 रनआउट्स हुए हैं। और 3 रनआउट कौन से जवाब, जिनमें AB डिविलियर्स शामिल हैं। एक ऐसा प्लेयर जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक कुछ नहीं कर सका था, और आज लग रहा था उनके जो इब्तदाई 10-12 रन थे, और लग रहा था कि आज वो कुछ करने आए हैं, स्टेटमेंट देने आए हैं कि मैं मुझ में बाकी ये भी दमखम है, क्योंकि IPL में रन नहीं किए। पाकिस्तान के खिलाफ गोल्डन डक कैरियर का पहला। साउथ अफ्रीका के अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं क्रिकेइंफो के, उन्होंने आर्टिकल लिख दिया कि साउथ अफ्रीका के डिविलियर्स का सितारा शायद गुरूब हो रहा है, कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं। और ऐसे में जब वो रन आउट हो गए तो रही सही कसर पूरी हो गई, और आखिरी 8 विकेटें जवाब 51 रन पे गिरी हैं। 141 पर तीसरी विकेट गिरी थी, और लग ये रहा था कि ये साउथ अफ्रीका की टीम एटलीस्ट 270-280 तक कर रही है। टोटल इसका मतलब है अब इंडिया का जो बैटिंग इंजन है टीम का, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है 191 या कोई टर्न अराउंड कर सकती है सिचुएशन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग। देखिए कैपेबल हैं, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग लाइन है, आपने जैसे खुद कहा कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है
क्या उनमें से कोई एक प्लेयर भी अगर खड़ा हो जाएगा जवाब तो वो इस मैच को फिनिश कर सकता है। लेकिन चूंकि डू और डाई मैच है, इंडिया पे प्रेशर तो है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो ट्रेडमार्क चौकर्स उन्होंने जो एक ट्रेंड अपना खुद बनाया हुआ है, और ये वर्ड आज बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, देखिएगा बाहर सोशल मीडिया पर। साउथ अफ्रीका इंडिया जीता है तो फिर उसकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तो जो कैंपेन है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, अनलेस के कल पाकिस्तान या श्रीलंका के मैच में बारिश हो जाए, कोई नतीजा ना आए, एक पॉइंट हो जाए। लेकिन चूँकि वहाँ की प्रेडिक्शन ही बहुत अच्छी है, वेदर प्रेडिक्शन, और लग नहीं रहा कि कोई मैच इतनी ज़्यादा मुतासर होने का इम्कान है। तो आज की टीम यूजली जो अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और वो जो मैच है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। आज जो टीम हारेगी उसने भी घर ही जाना है। चलिए, ये तो था नाज़रीन आज इंडिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका मैच से मुतल्लिक अपडेट। मैं देख रहा हूँ लमान की हांडी में आज शोले मामूल से ज़्यादा भड़क रहे हैं। लमान एक ऐसे सब कहते हैं ना कि मुझे लग रहा है भारत की अच्छी परफॉर्मेंस का जश्न मनाने नहीं यहाँ पे आज मुझे उम्मीद है एक टीम बहुत अच्छी तरह हारेगी और एक टीम बहुत अच्छी तरह जीतेगी। इसी दुख में या खुशी में हम खाएंगे आपने इतनी पेचीदा बात क्यों कर दी लम्हा? मैं नाम नहीं लूंगा। अगर मैंने नाम लिया और वो टीम हार गई तो मसला होगा। तो जब टीम जीत जाएगी तो मैं नाम। तो आपको यकीन है कि एक टीम जीतेगी और एक हारेगी? एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। क्या मुझे पूरी उम्मीद है। शेफ ने क्या प्रेडिक्शन दी है? कौन हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सर, कौन हमारे साथ मौजूद है? मैडम अली बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश ये करना चाहूँगा कि चिकन चाउमीन की रेसिपी बताएं आप। ठीक है, चिकन चाउमीन शेफ आपको बना के दिखाने तो कैसा लगेगा? हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन। बहुत अच्छा लग रहा है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फरमाइश आपकी पूरी हो गई। हमारे शेफ आजकल बड़े मूड में फौरन फरमाइशें जो है वो पूरी करते हैं। जी शेफ, चिकन में क्या क्या ऐड किया जल्दी से? हमने इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्च को बारीक चॉप करके हमने ऐड किया और हमने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अभी कुछ और फौरन शामिल करेंगे? अभी हम इसमें ऐड करेंगे हम इसमें 2 किस्म के टमाटर के पेस्ट ऐड करेंगे। एक टमाटर का प्योरे ऐड करेंगे, थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर देने के लिए। ब्रेक का जब टाइम आएगा मैं चाहूंगी आप उससे पहले ऐड कर दें ताकि हम आराम से यहाँ पे देख लें कि क्या क्या शामिल हो रहा है। आपकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। और क्या याद करेंगे आप? क्या क्या ऐड कर रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने इसमें टमाटर ऐड किया। ठीक है, टमाटर का पेस्ट 1 कप। और हमने इसके अंदर ऐड किया केचप 1 खाने के चमचे के बराबर केचप और मिक्स अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा शेफ, इसमें अभी कोई मसाले हमने अभी तक ऐड नहीं करेंगे अभी मसाले। तो अभी थोड़ी देर बात करेंगे। हम सिर्फ इसमें किसी भी लाल मिर्च ऐड करेंगे। दैट्स इट। चलिए, जब आप किसी भी लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये कर दिया ऐड हमने, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। और जब तक हम जाते हैं जवाब की जाने। जी हाँ, मैं आपसे टाइम जिसे कहते हैं ना फिर उचक रहा हूँ, क्योंकि कल पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका नाजरीन, और बाहर सूरत ये क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं अब्दुल गफ्फार। अब तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी बिल्कुल, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर। बिल्कुल, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सिकंदर जो जीता वो सिकंदर, जो हारा घर। बेहतरीन। वो आपकी लैंग्वेज में चुकंदर कह सकते हैं। बेहतरीन। लेकिन जवाब सबसे अच्छी चीज़ ये कि पाकिस्तान को एडवांटेज ये तो है कि पाकिस्तान ने मोमेंटम बनाया आखिरी मैच में। श्रीलंका के कैंप में इस पर बड़ी प्रॉब्लम है। उनके ऑलरेडी जो 2 अच्छे प्लेयर थे, एक प्लेयर तो कबूते गेरा तो टूर्नामेंट से पहले बाहर हुए, फिर उपल थरंगा जो उनके सबसे कामयाब ओपनर है इंग्लैंड कंडीशंस में, उन पे बैन लगा हुआ, वो कल का मैच नहीं खेल सकते। वो कैप्टन थे, स्लो ओवर रेट पे हुआ। फिर उसके बाद जो कोस्टल परेरा हैं वो बाहर हुए, वो इंडिया के मैच में इन्फेक्ट हुए, वो भी कल नहीं खेल रहे। और अब एक और प्रॉब्लम उनको ये हुआ कि तुषारा परेरा जो उनके बड़े अच्छे ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड भी है, उनके सर पे गेंद लगा प्रैक्टिस के दौरान, वो भी डाउटफुल हैं। तो पाकिस्तान टीम को फायदा है, जो कि श्रीलंकन टीम को एक जो कहते हैं ना आइडियल सिचुएशन में जो उनकी परफेक्ट 11 बन सकती थी वो नहीं बन रही है। कोशिश करके इनकैश कर सकता है और सेमीफाइनल तक रसाई को उम्मीद की जा सकती बना सकता है। नाज़रीन, हम दुआगो हैं अपनी टीम की कामयाबी के लिए। शेफ लमान की रेसिपी अभी चूल्हे के ऊपर है, यानी अभी आंच जल रही है, रेसिपी पक रही है। हमें एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब जाना है। वापस आएंगे तो हमारी आज की मेहमान हमें रौनक इफ्तार में ज्वाइन करेंगी और लमान अपनी आज की तरकीब को मुकम्मल भी करेंगे। सो आप रौनक इफ्तार देखते रहिए, हम इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में महक इस वक्त हमें आ रही है चिकन जालफ्रेज़ी की, जो आधी अधूरी अभी है। बहुत सारी चीज़ें शेफ़ लमान इसमें ऐड करेंगे, तो चलते हैं शेफ़ की जानिब। जी शेफ़, क्या क्या ऐड कर रहे हैं आप इसमें? जी,
क्योंकि जब ब्रेक हुई थी तो मेरे पास काफ़ी टाइम था और मेरे पास अब जो है वो टाइम कम है। सही है। तो मैं इसमें मैंने इसके अंदर ब्रेक में ऐड किया है सफ़ेद मिर्च आधे खाने का चम्मच। मैंने इसके अंदर ऐड की थी हल्दी बिल्कुल आधे खाने का चम्मच। और मैंने इसके अंदर ऐड किया था ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ। ठीक है, दैट्स इट। और हमने इसमें अब ऐड करेंगे शिमला मिर्च, हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, ओके, सब जूलियन क्रंची कटा हुआ, क्रिस्पी और आखिर में। टमाटर ऐड करेंगे ओके, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं। अच्छा शेफ, इसको रोटी के साथ खाना है या चावल के साथ खाना है? अच्छा, ये आपकी मर्जी पे है। टेस्ट इज सब्जेक्टिव, आप जो चाहें जिस तरह चाहे खा सकते हैं। ठीक है। 2 ऑप्शन है इसको बनाते वक्त, अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी कम कर सकते हैं। थोड़ा ड्राई हो तो अच्छा लगता है, और जो है वो गीला गीला हो तो बस फिर मज़ा नहीं आ रहा, चावल तैर रहे होते हैं। और थोड़ी सी इसकी आग तेज करेंगे हम। ठीक है, पानी ड्राई करने के भूनेंगे, लिए? पानी ड्राई करने के लिए। सही। ग्रेवी बनाइए, सूप ना बनाइए। ग्रेवी ना बनाएं, हाँ सूप ना बनाएं, ग्रेवी बनाइए। मतलब स्ट्रॉ की जरूरत पड़ेगी फिर आपको इसके साथ। और इसको अच्छी तरीके से भुनने के बाद हमारी डिश हो चुकी है तैयार। अच्छा शेफ, आप इसको सर्व करें चावलों के साथ, है ना? इसको हम सर्व करेंगे चावलों के साथ। आप चाहें तो आप इसको बटर राइस में सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप जीरा राइस में सर्व कर सकते हैं। जिस किस्म के राइस आपको पसंद हो आप उसमें सर्व कीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। और ये बस शर्त ये है कि आप खुश रहें। और ये डिश हो गई है हमारी तैयार, बिल्कुल चिकन जलफ्रेजी। और ये सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बोल में चावल भी इन्होंने रखे हुए हैं और बोल को उल्टा के रखा हुआ है। सो मुझे ये उम्मीद है कि जब आप मुझे ये बताएं कि इस बोल को मैं सीधा कर दूं या आप लोग अफ्तारी में खुद सीधा कर लेंगे? नहीं शेफ, आप अगर आप करना चाहते हैं कर दें। अगर आप एक काम कीजिए, आप इसको भी सीधा कीजिए और बाद में वापस पलटा दीजिए। चलो सही है। आप सिर्फ मैंने कहा ना कि आप खुश रहें बस, क्योंकि आजकल आप फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आपका। और इसमें अभी कुछ रहता तो नहीं है ना? डिश इज कंप्लीट रेडी। बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको सर्व करेंगे हरा धनिया के साथ। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़ी सी जिंजर ऐड कर दें, बाकी चीजें डन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका। और इससे पहले कि मैं शुक्रिया करती, शेफ हमारे ऐसे भागे जल्दी जल्दी में उनको कहीं जाना है और हम इस डिश को दोबारा से गर्म करके खाएंगे अफ्तार में। इससे पहले कि हम आपको मिलवाएं आज के गेस्ट से, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब ये खाना आप बना लेंगे तो आप हाथ धोएंगे लाइफ बॉय से, क्योंकि नया लाइफ बॉय सिल्वर जरासीम को और भी ज़्यादा ताकत से मारता है। हमने सोचा जवाद कि हमें एक माहिर नफ्सियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज हमारा बिहेवियर, हमारी बातें, हमारी आदतें बहुत हद तक हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हम ऐसे क्यों हैं। अच्छा, आपने कहा हमें, मुझे लगा मुझे और आपको ज़रूरत है, शायद हमने कुछ ऐसी बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, हमें शायद बतौर माशरा, बतौर सोसाइटी अपने जो नफ्सियाती रवैये हैं, बल्कि हमारे हर रवैये का ताल्लुक ही नफ्सियात से है, बिल्कुल अब उनका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हमने चूँकि रौनक इफ्तार में सिलसिला शुरू किया है कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात को ज़हमत गुफ्तगू देंगे। आज हमने इसके लिए माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उज़्मा अली साहिबा को ज़हमत दी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि पड़ोसी, मुझे याद है जब हमारे अम्मी अब्बू नाना दादी बताते थे कि बेटा पड़ोसियों के घर बड़ा आना जाना था और उनका घर हमारा घर कोई डिफरेंस नहीं था, और अब एक बहुत ज़्यादा हम चेंज देखते हैं। तो इसमें कोई सोसाइटी का कोई रोल है, वजह क्या है? देखिए, पहले ज़माने में मैंने ये देखा है कि लोग एक ही जगह पे रहना पसंद करते थे। जहाँ पे उनके आबाई घर हैं तो वहीं करीब करीब रहना लोकेशन में अच्छा लगता था उन्हें, और वही पुराने फिर रिश्तेदार भी होते थे वहीं पर सेटल्ड, और पड़ोसी भी वहीं पे होते थे, तो मिलना जुलना ज़्यादा था। बाहर की एक्टिविटीज़ हमारी कम होती थी, तो पड़ोसियों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होती थी। टेलीफोन्स अब आ गए हैं तो पहले नहीं होते थे। पड़ोस में मोहल्ले में एक आध फ़ोन होता था तो लोग उसकी वजह से कनेक्शन में भी एक तरह से रहते थे। कोई मांगने की चीज़, घर में ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो इजीली जाके ले लेते थे। अब हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। अब हमारा अगर हम देखें तो सोशल से कनेक्शन जुड़ गया, उसके साथ जुड़ गया, तो हम टाइम नहीं निकाल पाते कि अपने पड़ोस में मिलने जुलने के लिए हम जाएँ। हम फेसबुक पे ही मुलाकातें कर लेते हैं, फेसबुक पे ही हम अपने जो इवेंट्स होते हैं वो शेयर कर लेते हैं। ये चीज़ काम खराब किया है किसी हद तक। और दूसरा ये कि मैंने ये भी देखा है कि अब लोग स्टेटस कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। सही। जब थोड़ा पैसा ज़्यादा आता है तो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। तो पड़ोसी बहुत चेंज बहुत हो रहे हैं। अगर आपसे कोई सवाल भी करे ना, यार तुम बहुत अरसे से तुमने मिले नहीं, वक्त नहीं निकाला, तो जवाब बताया तुम्हारी पिक्चर लाइक तो की थी, पिक्चर लाइक की थी, कमेंट भी किया था, शायद तुमने देखा नहीं होगा। कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नैना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी नैना, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, आपकी शो की तारीफ करना चाहूँगी, जैसे कि आप पड़ोसियों के हकूक़ को डिस्कस कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल।
तो यकीन करिए हमारी तरफ जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा बिल्कुल ऐसा रिलेशन है जैसे कि मतलब ब्रदर और सिस्टर का, एंड अकॉर्डिंग टू मी होना भी चाहिए ना। जैसे कि वो डिस्कस करिए कि मतलब आजकल के जो लोग हैं आई मीन इतना आपस में आना जाना नहीं रखते, लेकिन आजकल भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आपको अपने लगते हैं। सही, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है रैना कि आपकी तरफ से पहल हुई, उनकी तरफ से पहल हुई, आपको वजह क्या लगती है कि आप अपने पड़ोसियों से इतनी क्लोज क्यों हैं आखिर? दोनों तरफ से हैं, मतलब एक साइड से नहीं है। ठीक है। अच्छा, और मैंने किचन कॉर्नर में एक रिक्वेस्ट करनी है कि कभी चीज़ी ग्रिल्ड सैंडविच बनाइएगा। चीज़ी ग्रिल्ड सैंडविच, यम यम, बिल्कुल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। फरमाइश इंतहाई लजीज मालूम हो रहा है। जब कोई फरमाइश आती है तो मैं तो खुश हो जाती हूँ कि फ़ायदा इस पे हमारा भी होगा और आपका भी होगा। बिल्कुल। और हमसायों के हवाले से उन्होंने जो बात की तो नाज़रीन, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। दूसरे है कि हमसाये वो होते हैं जो सबसे पहले आपके पास किसी भी तकलीफ की कैफियत में पहुँचते हैं। सही। और उससे पहले कि आपके घर वाले बहुत दूर रह रहे होते हैं, वो सबसे करीबी वही होते हैं, वही उन्हीं को आपके दुख का एहसास भी होता है। तो कम से कम जो आपके बिल्कुल करीबी नेबर्स हैं उनसे आप मिलना जुलना ज़रूर रखें और बातें भी शेयर करें, खाना भी भेजें, ज़रूरत की चीज़ ले भी लें, क्योंकि आज आपको ज़रूरत पड़ी है, आपने ली है तो कल वो भी हिचकिचाएगा नहीं, वो भी ले सकेगा। अपनायत बढ़ती है, आप एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं और दुख दर्द में शरीक भी होते हैं। सवाल ये, हम इस वक्त कुल इल्ज़ाम क्या सोशल मीडिया मोबाइल डिवाइसेस को दे दें? नहीं, इसका इंटरेक्शन का नहीं क्या दे सकते। आपको लगता है कि हमारे यहाँ जिस किस्म का माजी करीब में दहशतगर्दी एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट रहा, लोग मोहतात हो गए, लोग बंद हो गए घरों के अंदर, ये एक बड़ा फैक्टर है। अभी मैंने आपसे बात की ना, लोगों ने मूव करना भी शुरू कर दिया, या लोग एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि उसी गली के अंदर 2-3 पुराने घर रह रहे हैं, कोई नया शिफ्ट हो गया है। सही। और लोग, बहुत से लोग अब रेंट पे भी रह रहे होते हैं। कराची की आबादी, अगर कराची की बात करें तो बहुत बढ़ गई है। पुराने कुछ शहरों में तो लोग वहीं वैसे ही, अभी भी मैं अपने पुराने मोहल्ले में जाती हूँ तो वही ज़्यादा लोग नीचे से मिलना शुरू हो जाते हैं। फ्लैट्स में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो एंटर होते ही कोई एक आंटी मिल गई, दूसरी आंटी मिल गई, तीसरी, तो सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन जब मैंने अपना घर शिफ्ट किया या मूव किया तो वहाँ पर अब कुछ लोग को मैं जानती हूँ, कुछ नए लोग हैं तो उनको मैं नहीं जानती है। मैं जॉब करती हूँ तो मैं खुद नहीं निकलती, लेकिन मेरी मदर घर पे होती है, वो ज़्यादा लोगों को जानती हैं। तो जो एक ये भी मुझे लग रहा है कि एक एलिमेंट है कि आप टाइम कितना निकालते हैं अपने नेबर से मिलने के लिए, लेकिन एटलीस्ट करीब के नेबर्स का पता होता है और उनसे हमें पता रखना भी चाहिए, मिलना जुलना भी, प्यार मोहब्बत रखना चाहिए। लेकिन जो असल मरहला दरपेश होता है कि आप मिलना जुलना शुरू करते हैं, फिर आपको हमसाये में बसने वाले की असल हकीकत आश्कार होना शुरू होती है। बिल्कुल। और किसी हर मोहल्ले में मैंने देखा है, जवाद मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में, इस तरह की जगहों में कोई एक फेमस आंटी होती हैं जिनको 100 घर जानते होते हैं कि ये आंटी जो है वो सबसे लड़ाई करती हैं। तो अगर कोई ऐसी मसले सॉल्व भी करती है। अभी जो मैंने बात की ना, आंटी नीचे मिलती है, हमारी बिल्डिंग है कमांडो आंटी, हमने उनका नाम बताया। तो वो बहुत सारे मसले भी सॉल्व करती हैं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती हैं, तो वो इन्वॉल्व होती हैं, सबके साथ इंटरेक्शन होता है तो इन्वॉल्व भी होती हैं। क्योंकि अपार्टमेंट्स में अगर आपने देखा होगा मसले हो जाते हैं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग है, उसी में आपकी लिफ्ट्स के मसाइल हैं, नीचे चौकीदार के मसाइल होते हैं, पार्किंग के होते हैं, तो उन चीज़ों में कोई ना कोई एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। तो ये वाली चीज़ें अगर सोसाइटीज़ में भी देखें तो जो आपके नेबर्स है, बाहर कचरा फेंकने वाले मसाइल आपने फेस किया होगा, गाड़ी की पार्किंग के मसाइल होते हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही है, बच्चे खेल रहे होते हैं तो आपस में उनकी लड़ाइयाँ, तो ये चीज़ें कोई ना कोई रोल प्ले करता है। हमारे में ये आता है, ये आप जारी बात है अपने एक्सपीरियंस की बिना पर हमें बताइए। अच्छा, हमें बताया जा रहा है एक ब्रेक पे भी जाना है, एक सवाल पेचीदा था, इसलिए मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर उस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एक मुख्तसर ब्रेक है और फिर गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी करते हैं। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। आज माहिर नफ्सियात डॉक्टर उज़्मा अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि लोग कहते हैं यार तुमने तो मुझे नफ्सियाती मरीज़ बना दिया। सो ये हम अपना सोशल इंटरेक्शन लिमिट करके हमने अपने नफ्सियाती मसाइल को कम कर लिया है या इस आइसोलेशन ने हमारे मसाइल में इजाफा किया है? आइसोलेशन जो है एक पार्ट है डिप्रेशन का ना, यानी सिम्टम है डिप्रेशन का। जब डिप्रेशन होता है तो उसमें आइसोलेशन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जब आप आइसोलेटेड होना शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। साइकिल है कि अगर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग, हर किसी में नहीं होता है। कुछ लोग को अकेले रहना पसंद होता है, या पूरा काम काज से थक के घर पे आए तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना उनको अच्छा लगता है। सही। या क्लोज रिलेशंस में उनको रहना पसंद होता है, हर किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद होता। इट डिपेंड्स कि उनकी नेचर किस तरह की है। ठीक है। लेकिन मिलना जुलना हमारी नेचर का हिस्सा
है, क्योंकि इंसान एक सोशल बीइंग, हम उसे कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर रह के ही वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकता है। जिस तरह से जिस्मानी हेल्थ उसके लिए ज़रूरी है, जहनी हेल्थ ज़रूरी है, आपकी रूहानी हेल्थ ज़रूरी है, उसी तरह से आपकी जो माशरती हेल्थ है या सोशल जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी से कट के नहीं आप रह सकेंगे कभी भी ना। आपको इंटरेक्ट तो सोसाइटी के साथ ही करना है, आपको लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करना है। सही, तो लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना बहुत ज़्यादा उसको मेंटली हेल्दी रखता है। ठीक है, इस बारे में मजीद बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल करना चाहें। अक्सर हमने देखा है जवाद कि यंगस्टर्स मिलना पसंद नहीं करते ख़ानदान वालों से, शादियों में नहीं जाते, कभी इस तरह की कोई भी महफिल होती है ख़ानदानी तो उसमें नहीं जाना पसंद करते, और फिर हम यूजुअली ये भी देखते हैं कि वो अग्रेसिव होते हैं या बच्चों के टीनेजर्स के और इश्यूज़ होते हैं। तो माँ बाप पड़ोसियों से मिलने पे और इधर उधर लोगों से मिलने से कैसे आमादा करें बच्चों को? अगर वो बच्चों को खुद साथ लेके जाएंगे तो बच्चे साथ जाएंगे, खुद मिल रहे होंगे तो बच्चे भी मिलेंगे, क्योंकि बच्चे मॉडल करते हैं ना, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप कर रहे होते हैं, उन्हीं से सीख रहे होते हैं। अगर वो थोड़ा आइसोलेट रहना शुरू होंगे तो बच्चे भी रहना शुरू हो जाएंगे। और अपने घर पे भी आप उनको बुलाएं, अपने नेबर्स को भी आप इन्वाइट करें, या अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी इन्वाइट करें। इन्वाइट करने से बच्चे ज़्यादा इंटरेक्शन उनकी होगी, उनके बच्चों के साथ होगी। अगर एज मेट हों तो बच्चे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, एज मेट नहीं या एज गैप ज़्यादा होते हैं तो बच्चे इतने फ्रेंडली उन बच्चों के साथ नहीं होते हैं। सही। तो ये एक फैक्टर भी हो सकता है उसमें। ये नहीं कि बच्चे मिलना नहीं चाहते, आजकल बच्चे बल्कि ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं। स्कूल्स के फ्रेंड्स उनके अलग होते हैं, मोहल्ले के फ्रेंड्स उनके अलग होते हैं, इंटरनेट के फ्रेंड्स अलग होते हैं, लेकिन वो लर्निंग उनकी कहाँ पेरेंट्स से ही होती है। अगर पेरेंट्स मिलेंगे तो बच्चे भी मिलना पसंद करेंगे। ठीक है, हम इसको ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू का आयशा अगर हम हमसायों से आगे बढ़ा दें, जो कि नफ्सियात की बात कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में डॉक्टर साहब आपको सबसे ज़्यादा आम जहनी बीमारी क्या नज़र आती है? डिप्रेशन जो है, अभी जो WHO की रिसर्च है 2017 की, डिप्रेशन उसमें सबसे ज़्यादा पहले तो ये वजाहत कीजिए, हमारे यहाँ तो अमूमन डिप्रेशन को महज एक कैफियत के तौर पर लिया जाता है कि आज मैं डिप्रेशन एक कैफियत है या एक बीमारी है? ये बाकायदा मूड, आप इमोशन है, यूँ कह लें, एक जज्बात है या फीलिंग भी है, कैफियत भी है। और अगर ये कैफियत मुसलसल रहना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते तक इसके अलामात अगर ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, फिर हम इसे एक बीमारी कह सकते हैं। इसकी डिफरेंट अलामात हैं। फॉर एग्जांपल नींद जो है, अगर पहले बिल्कुल ठीक आती थी तब नींद के कुछ आवर्स जो है वो कम हो जाना, या भूख कम हो जाना, या मनफी ख्यालात जो हैं वो आना, रोना बहुत ज़्यादा, हर छोटी छोटी बात पे रोना आना। सही। और मुख्तलिफ कामों में जो दिलचस्पी थी आपको पहले, वो दिलचस्पी अब ना रहना। या फिर ये कि पहले बहुत ज़्यादा मज़ा आता था काम करने में, बातों में, लोगों से मिलने में, अब वो मज़ा नहीं आ रहा, खुशी महसूस नहीं हो रही है। तो ये वो इलामात है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मरने के ख्यालात जो है वो आने लगते हैं, या मैं मर जाऊँ या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इस तरह का ख्यालात आ रहे होते हैं। तो ये शदीद कैफियत होती है डिप्रेशन की। लेकिन अगर कभी वैसे इंसान कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है या मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अगर खाना वाना बिल्कुल ठीक है, सो रहा है और बाकी अपने दूसरे काम बिल्कुल ठीक तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब है अभी वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा सैडनेस का या डिप्रेशन का शिकार है, उससे वो बाहर अपनी एक्टिविटी चेंज करेगा तो निकल आएगा बाहर। अच्छा, ये बताइए कि जितनी भी ख़वातीन हैं, कुछ ऐसे मसले होती हैं कि वो ना अपने ससुराल वालों से डिस्कस कर सकती है, ना मैके वालों से डिस्कस कर सकती हैं और बर्दाश्त करती हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो या बच्चे हों। किसी भी एक प्रॉब्लम को बर्दाश्त कितनी देर तक करना चाहिए? क्या इससे भी कोई डिप्रेशन का ताल्लुक है कि कैथारसिस कर दें, किसी से कैथारसिस करना बहुत बेहतर होता है। जो आपके करीबी दोस्त हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर लेना बहुत बेहतर होता है कि आपकी जो अंदर की जो भी बात है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि जितना आप चीज़ों को दबाते जाएंगे वो आपको अंदर प्रेशर करेगी या स्ट्रेस का शिकार करेगी, जो कि बाद में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर इन सूरतों में सामने आ जाता है जब आप स्ट्रेस को दबाते रहते हैं। तो डिस्कस कर लेना, शेयर कर लेना जो है वो बहुत बेहतर होता है। कभी कभार आपको अच्छे मशवरे भी मिल जाते हैं शेयर करने से, या शेयर करने से आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हैं और आपका डिप्रेशन उससे कम होता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा है कुछ बीमारियों के हमरा डिप्रेशन तोहफतन आती है, बिलफर्ज शुगर के अमराज में, ज़ियाबतीस के जो कोमॉर्बिड करता है कुछ बीमारियों के साथ, उनके लिए डिप्रेशन से बचना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। डिप्रेशन काबिल इलाज है और इसके लिए दवाइयाँ भी मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, साइकोथेरेपी चाहे नहीं है, दोनों कोई भी, हार्ट के साथ डिप्रेशन हो सकता है, कैंसर के साथ हो सकता है, थायराइड के साथ हो सकता है, बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके वजह से जो है वो डिप्रेशन हो सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है जो कि डिप्रेशन फर्दर कॉज कर रही होती है, तो उसमें काउंसलिंग, साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और उससे निकल आते हैं। आयशा, एक बड़ा अहम सवाल कि हमारे यहाँ
लोग किसी भी किस्म के नफ्सियाती इलाज के लिए आमादा नहीं होते। और अगर जवाब हो भी जाएं तो जब मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि जब वो एक टीनेजर को ले जाया जाता है किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास और पूछा जाता है कि कहाँ जा रही है, तो कहते हैं वो बस हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। ये बताए बगैर लाते हैं। बिल्कुल किसी को बताई भी नहीं जा सकती कि हम साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एक ऐसा मरीज जो आमादा ही नहीं है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर, तो पहले उसको आमादा करना पड़ेगा ना। पहले आमादा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसका ना जाने का नुकसान क्या है। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस, अमूमन होता ये है कि मरीज कहता है आप लोग मुझे समझ नहीं रहे, मुझे एक जेन्युइन इशू है, आपके नजदीक में ज़हनी और मैं पागल नहीं हूं, ये आमादा होगा कैसे? तो आपको ज़हनी मरीज बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब हम लेबल करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक डेफिनेशन है कि ज़हनी मरीज जो है वो इस तरह का है, किताबों में, टीवी में, सब जगह देखा हुआ है आपने, तो आपने लेबल नहीं करना। ठीक है, एक आपका मूड अच्छा नहीं है या आपका दिल नहीं चाह रहा, मनफी सोच रहे हैं, आपके रोज़मर्रा के काम काज इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम किसी माहिर नफ्सियात से बात कर लें, काउंसलर के पास चले जाएं, ताकि थोड़ा हमें वो गाइड कर दे और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। लेबल लगाना जो है ये हम अवॉइड हमें करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, स्टिग्मा का शिकार होना शुरू हो जाते हैं मरीज़ जो है। जी, स्टिग्मा, लेबल करने से स्टिग्मा होता है। तो अगर आप समझेंगे कि आम लोगों में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं और आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी गुलिस्तान जौहर में है, पूरी कराची से, सिंध से लोग आते हैं। उसमें हर तबके के लोग हैं, चाहे लोअर क्लास ले लें, अपर ले लें, मिडिल क्लास ले लें, बिल्कुल अनपढ़ लोग ले लें, सभी लोग आ रहे हैं और वो ठीक होके जाते हैं। अच्छा, तो ये जो ठीक होने का प्रोसेस है, ये मेडिसिन के थ्रू भी है, काउंसलिंग के थ्रू? अगर बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो फौरी तौर पे फिर मेडिसिन देनी पड़ती है, ताकि उस काम डाउन हो जाए क्लाइंट। काम डाउन होने के बाद वो हमारी बात को समझ सकता है, वरना वो ज़ाहिर है ऐसी कंडीशन में वो बात को समझ नहीं सकेगा। या डिप्रेशन में कभी ऐसा होता है कि वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है ताकि वो उसकी जो हेल्थ है वो रिकवर हो और वो बीमारी से जो है फौरी तौर पे बाहर निकले। रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या तर्ज ज़िंदगी है जिसको अगर अपनाया जाए तो आप नफ्सियाती तौर पर बेहतर महसूस कर सकते हैं, बेहतर रह सकते हैं? बिल्कुल। एक तो देखिए, सुबह उठना बहुत बेहतर होता है कि अगर मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो आपकी एक रूटीन जो है वो बन जाएगी कि सुबह उठे, आप काम पे गए, खाना अपने टाइम पे खाया है, तो आपका जो फूड इनटेक है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर स्लीप डिस्टर्ब होती है डिप्रेशन में, तो मॉर्निंग में उठने से आपका स्लीप पैटर्न जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो आपके जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं जो डिप्रेशन को कम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट करते हैं जैसे दवा करती है या साइकोथेरेपी करती है। तो हम ये कहते हैं मोबिलिटी बढ़ाएं अपनी। कमरे में अगर बंद होकर बैठे हैं तो कमरे से निकलें, लाउंज में बैठें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, बात करना शुरू करें। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से हमें आगाह करने का। पॉजिटिव सोचें, बिल्कुल ये अच्छे से नोट पर पॉजिटिव सोचें, हरकत में बरकत है, जल्दी सुबह उठें, खाने पीने का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें, बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास टाइम हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक पर जाने का। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पड़ोसियों से मिलना जुलना रखें, तो पड़ोसियों के जो हुकूक हैं इन पर आज हम खुसूसन उलमा कराम से रहनुमाई भी हासिल करेंगे। अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। लाहौर इस्लामाबाद में बसने वाले मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा भी इफ्तार करेंगे और ब्रेक से वापसी पर हमारे उलमा कराम हमें ज्वाइन करेंगे और हम आज के मौजू पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी, वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात करेंगे पड़ोसियों के, हमसायों के हुकूक के हवाले से, उनके फ़राइज़ के हवाले से। और इससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि टेलीनॉर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। सिर्फ 8 रुपये देकर आप 1 घंटे के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एंजॉय। इससे पहले कि हम इस सिलसिले की जानिब आए कि पड़ोसियों से बात करें, हमारे उलमा कराम से बात करें इसके बारे में, क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें एक ऐसी चीज़ जो कि तैराकी के बारे में है कि इस्लाम और साइंस में तैराकी के क्या क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से तैराकी से आपको हो सकते हैं बहुत सारे फ़ायदे। आइए चल के देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी औलादों को तैराकी और तीर अंदाजी सिखाओ। जदीद साइंस की तहकीक के मुताबिक तैराकी करने से दिमागी और असाबी सलाहियतों में इजाफा होता है। तैराकी करने से ताज़ा खून की फरहमी वाइटल ऑर्गन्स में भरपूर तरीके से होती है।
इंतहाई मुख्तसर दौरानिया का नाज़रीन ये पैकेज था, लेकिन आपने इस कम वक्त में देखा कि स्विमिंग यानी तैराकी उसकी अफादियत दीनी लिहाज से भी हमें कहा गया है कि सीखनी चाहिए और जिस्मानी एतबार से भी इसके फ़वाइद यकीनी तौर पर। आज के मौजू की जानिब आते हैं, हमसायों के हुकूक। हमसाए वो शख्सियात जो कहने को हमारे साथ रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हम उन्हें इग्नोर करते हैं। आज हम उनके हुकूक के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिजवी साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए कि हमसायों के हुकूक कितने हैं इस्लाम में? कितने हैं से पहले अगर आप ये पूछें तो बेहतर कितने अहम हैं, कितने अहम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम जो है वो रूहानियत के ख़िलाफ़ है। पुराने ज़माने में कुछ मज़ाहिब का ख्याल आज भी है कि दुनिया से कट जाए इंसान जितना और अलग हो जाए बिल्कुल, उतना ही वो अल्लाह से करीब हो जाता है। सही। लेकिन इस्लाम ने इसके बरक्स बात कही है। कुरान ने कहा वो युतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कुछ लोगों की तारीफ़ की अल्लाह ने, ख़ास तौर से अहले बैत रसूल की, कि ये लोग खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों व यतीमों व मिस्कीनों यतीमों वसीरों, यानी बजाय अल्लाह से मालूम हुआ कि अल्लाह का तक पहुँचने का रास्ता जो है ना वो आवाम से और फ़क़रा मसाकीन से और इंसानों से के दरमियान से गुजरता है, तब इंसान अल्लाह तक पहुँचता है। इनसे कता ताल्लुकी के जरिए नहीं, जंगलों से रास्ता नहीं जाता अल्लाह की तरफ। मेरा कहने का मतलब ये जंगलों की तरफ से रास्ता नहीं जाता अल्लाह की तरफ, इंसानों से जाता है अलग। फिर ये कहा तारीफ उन लोगों की गई कि जो खाना खिलाते हैं। अब देखिए खाना कौन खिलाएगा? पहली बात तो एक जो जिसके पास अर्निंग होगी दूसरों को खिला, पहले खुद खाए फिर दूसरों को खिला सके, तो वो कौन खिलाएगा? इसमें पहली बात ये आई कि इंसान कसब करे, कसब हलाल करे, ये इसकी तरगीब हुई। ये भी आप दूसरे को खाना खिलाएंगे, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद कि फ़कत खुद ना खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ, इससे खुदगर्जी की नफ़ी हुई। यानी इंसान को दूसरे तक भी जाना चाहिए। तो ये इस्लाम का बुनियादी फतवा हुज़ूर अकरम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस फरमाया आपने कि ला रूहानियत फ़ी इस्लाम, इस्लाम में रूहानियत है ही नहीं। फरमाया लैसा मिन्ना मन तरक दुनिया लिल आखिरा, वो हम में से है ही नहीं जो दुनिया को छोड़ दे आखिरत के लिए। वल आखिरत तो लिद्दुनिया, वो भी हम में से नहीं है जो आखिरत को छोड़ दे दुनिया के लिए। यानी एतदाल का रास्ता दोनों को संभालना है, दोनों को। अब दोनों को संभालने के लिए आपको इंसानों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। सबसे पहले माँ बाप के हुकूक है, सही, बेशक। उसके बाद फिर बीवी बच्चों के हुकूक है, ठीक, ये भी। उसके बाद फिर जो है पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसियों में पहली कैटेगरी तो वो है जो आपके घर के साथ रहते हैं आसपास, सही। फिर वो है जो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं, अच्छा, उनको भी पड़ोसी ही समझें, वो आपके साथी हैं आपके। सही। फिर वो लोग हैं जो आपके हल्का अहबाब में हैं, ठीक, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, वो भी आपके पड़ोसी हैं। इस एतबार से कि वो आपसे मिलते जुलते हैं, उठते हैं। मोहल्लेदार होना शर्त नहीं है। वो पहले हैं कैटेगरी बता रहा हूँ। पहली शर्त हमसायगी की जो है वो मोहल्लेदार है, मोहल्लेदार। उसके बाद वो भी हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, वो भी आपके साथ ही बैठते हैं, उठते हैं ना। फिर जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो आपके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि आपके ताल्लुकात हैं, ये सब आपके हमसाए हैं ना, साथी हैं ना आपके। पहले आपको उनका जो साथ रहते हैं, ज़ाहिर है कि वो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं आप। तो उसमें ये है कि अजीब हदीस मैंने पढ़ी कि फरमाया सरकार ने कि फ़कत ये उनका हक़ नहीं है कि आप उनको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, ये तो है ही है। कोई आप ऐसा ना काम करें जिससे उनको तकलीफ हो, किसी तरह का कोई ऐसा काम ना करें, सही, जैसे कि आपके साथ रहने वालों को तकलीफ हो। बल्कि उनका हक़ ये है, हुए फरमाते हैं कि अगर वो तकलीफ पहुंचाएं तो उस पर सब्र किया जाए। ठीक, इसके बारे में मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर ब्रेक का टाइम भी हमारे पास हो चुका है। और ब्रेक नाजरीन ये किसी और वजह से नहीं, कुछ ही लम्हों में कराची में अज़ान मगरिब है। नूर रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आज इस मौजू पर रहनुमाई लेंगे। सो हम आप इस वक्त कराची में बसने वाले रोज़ा इफ्तार करने की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब से आज इसी मौजू पर मज़ीद रहनुमाई हासिल करते हैं।
वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं हमसाए के हुकूक के बारे में। रिजवी साहब ने इस पर रोशनी डाली थी। हम चाहेंगे कि रहमानी साहब आप भी हमें इस हवाले से आगाह करें कि हमसायों के हुकूक हैं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत मुक़द्दसा के अंदर हुकूक बयान फरमाए। सबसे पहला हक़ तो ये कि तुम अल्लाह को एक मानो, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपने पड़ोसियों के हवाले से अल्लाह ने बात की। एक कितना प्यारा एक पैगाम इस्लाम ने दिया, कुरान ने दिया कि पड़ोसी अब तुम्हारे दो तरीके से हैं। एक तो वो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिनको तुम जानते, एक वो जो अजनबी जिनको तुम नहीं जानते हैं। तो पड़ोस में हमारा रवैया क्या होना चाहिए कि दोनों को भूल जाए? नहीं, कुरान ने कहा इन जो पड़ोसी हैं, करीब रिश्तेदार जो तुम्हारे क़ुरबत वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं उनको भी अता करना है। और जो तुम्हारे अजनबी हैं जिनको तुम नहीं जानते मगर अब वो क्योंकि तुम्हारे हमसाए हो गए, तो अब अल्लाह का हुक्म ये कि तुम इनका भी ख्याल रखो। तुम तकाफुल का सिस्टम अपनाओ कि तुम्हारे घर में अगर शोरबा सालन बनता है तो पानी ज़्यादा करके इनको भी अता करो और इनको भी अता करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं किस हमसाए को दूँ? आपने फरमाया कि जिसका गेट तुम्हारे गेट से ज़्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। और फिर कितनी एहतियाती की है, किसी का दिल ना दुखे, जो तुम लाए कोशिश करो कि उनको अता कर दो। और नहीं कर सकते और अगर कोई फल भी लाए हो तो फिर फल के जो छिलके हैं वो बाहर ना फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी के बच्चे जब फल को देखें उनका दिल टूट जाए, वो या अपने वालिद और वालदा से तकाजा करें और वालिद और वालदा ना दे सकें तो उनके दिल में एक बात आ जाए कि उनके बच्चे इतना अच्छा खाते हैं और हम नहीं खाते। एहसास से महरूमी तक भी ना हो। देखिए आप मिजाज देख रहे हैं इस्लाम का, इस्लाम का मिजाज देख रहे हैं। आप फरमाते कैसे लोग हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह फरमाते नहीं, आप इज़ाहत ताज्जुब कर रहे हैं कैसे लोग हैं इस ज़माने के कि जो अपने पड़ोसियों को की दीवार पर कील ठोकने से मना करते हैं। फिर वो कहते हैं हम रसूलुल्लाह के ज़माने में थे, उस ज़माने में तो ऐसा सोचा भी नहीं, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अंदाज़ा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हुजूर के ज़माने के विसाल के बाद एक शख्स अगर कील ठोकता है दीवार में हमसाए की तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। आप फरमाते हैं ऐसा ख्याल तो हम रसूलुल्लाह के ज़माने में सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि पड़ोसियों के इतने हुकूक़ के। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मुझे तो ऐसा लगता था कि विरासत के अंदर भी पड़ोसियों का नाम आ जाएगा। ये एक अंदाज़, ये एक मिजाज था। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि तुम में से वो बेहतर है। हदीस का मफ़हूम है ना, जो अपने जो पड़ोसी जुल्म करें और आप उस पर सब्र का मामला करें, आप उसको अता करें, आप उसकी दिलजोई करें, तो फिर क्या होता है अब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाते हैं। कितना प्यारा एक इस्लाम ने एक मुआशरा दिया है कि जहाँ दिल जोड़ने की बात की जाती है, दिल तोड़ने की बात नहीं की जाती। आपकी ज़बान से, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जवाद भाई कि आपकी ज़बान से कलमात अदा ना हो बल्कि आपके अमल से लोग मुतासिर हो जाएँ। इस्लाम वो मिजाज देता है आपको कि आप तो ताहिफ़ को आपस में बांटें ताकि ताहिफ़ देने से मोहब्बतें बढ़ें। अल्लाह के नबी ने एक तसव्वुर दे दिया। आज ऐसा होता है कि मेरे पड़ोसी मुझे नहीं जानता, मैं अगर किसी पोश एरिया के अंदर हूँ तो बिल्कुल जानने की जो है वो तौफीक भी नहीं करते, नाम तक से वाकिफ़ नहीं होते हैं। और अल्लाह के नबी किस सोसाइटी को चाहते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे घर में जब सालन बने तो थोड़ा पानी ज़्यादा कर लो ताकि जब क़ुरबतदारों में करीब बढ़े तो आपस के ना सिर्फ ताल्लुकात बल्कि रिश्ते ऐसे मजबूत हो जाएं। बल्कि एक दोस्त मुझसे कहते हैं कि खाने ऐसे होते हैं कि बंदे के जब पेट में जाते हैं वो दिल में उतर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि बंदा दिल में उतर जाता है और इंसान का बिहेवियर होता है कि फिर वो दिल से उतर जाता है। रिजवी साहब, मैं आपके लिए सवाल से पहले कॉलर हमें बताया जा रहा है हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं कल्बे अब्बास काज़मी अर्ज़ कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि आज का प्रोग्राम जो है वो हमसायों के हकूक़ के ऊपर है। तो मैं ये डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है इनका एक फरमान है बड़ा मशहूर मारूफ कि जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं इनके साथ मेल जोल रखो लेकिन इनके साथ हमसायगी न रखो। मतलब अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने नेबरहुड में अपनी हमसायगी में न रखो। सही। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब, क्या इसका जरा बता करते हैं? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सवाल सुन पाए। कल्बे अब्बास साहब कराची से पूछ रहे हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब एक कॉल बयान फरमा रहे हैं कि
जो मेल मिलाप वाले करीब हैं उनको हमसायगी में ना रखो। हमसायगी में ना रखो, ये उन्होंने कहा ऐसा कोई है ऐसा कोई कॉल है? जो करीब या जान पहचान के लोग हैं उनसे मेल मिलाप रखो, लेकिन हमसायगी में ना रखो। हमसायगी में ना रखो, ऐसा कोई कॉल है? पढ़ा तो नहीं ऐसा नहीं कॉल, अच्छा पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन मैं मतलब ये इसका गालिबन शायद जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि मेल मिलाप के लोग जो हैं जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं, उठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आते हैं, एक तो वो तबका है और एक वो है कि जो पड़ोसी में रहते हैं, आपके बिल्कुल साथ रहते हैं। सही। ये दोनों को कंबाइन न करो, मतलब ये कि इनका हक ज़्यादा है। अच्छा। ये जो पड़ोस में रहते हैं आपके 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, ये ज़्यादा यानी आपसे करीब हैं, इनका हक ज़्यादा है उनके मुकाबले में कि जो आपसे मिलते मिलाते रहते हैं, दोस्त अहबाब हैं आपके, कभी कहीं कहीं मिले, कभी कहीं कहीं मिले, है वो भी हमसाया, लेकिन इनका हक ज़्यादा, इनसे मत मिलाओ उनको। रजी साहब, इसी मौजू पर एक तो बाइसे सवाब है, फिर हमें हुक्म भी है हमसायों के हुकूक अदा करने और ख्याल रखने का, इसकी ज़रा हिकमत पर भी रोशनी डाली। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए, बुनियादी बात जो है वो ये है कि इंसान जो है ना वो सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता। बल्कि आपको ताजुब होगा कि तहकीक हुई है कि जो सज़ाएँ दी जाती है ना, सज़ाएँ दी जाती हैं, उनमें सबसे सख्त तरीन सज़ा जो है वो ये है कि किसी कैदी को बिल्कुल अकेला कर दिया जाए, छोड़ दिया, उससे कोई मिले ही नहीं, कोई उससे बात कर ही नहीं, सबसे सख्त सज़ा है लोनलीनेस। तो ये बहुत बड़ा कर्ब है और ये मगरबी मुल्कों का मसला है। आपको मालूम है ये मगरबी मुल्कों का बहुत बड़ा मसला है, लोनलीनेस। हर एक आदमी समझता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि वो बीवी भी साथ नहीं देती और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, लिहाजा वो सोचता है मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा कोई हमदर्द नहीं है, कोई मेरा सच्चा चाहने वाला नहीं है, ये सब बस वो हैं परिंदे उड़ते हुए। कहने का मकसद ये है अर्ज़ करने का कि इंसान जो है ना उसके लिए उसकी फितरत अल्लाह ने बनाई ऐसी है कि वो मिल कर रहना चाहता है, और अगर नहीं मिल कर रहेगा नफ्सियाती मरीज़ हो जाएगा, नफ्सियाती मरीज़ क्योंकि वो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी ना। अगर उसको जब ये ख्याल होगा मेरा कोई नहीं है, वो नफ्सियाती मरीज़ हो जाएगा। अक्सर बेशतर जो लोग मेंटल केयर बन जाते हैं उनकी वजह यही होती है कि वो मिलकर रहते नहीं। एक फर्द मुतासिर होगा तो फिर मुआशरा धीरे धीरे फिर वो पूरा उसी नफ्सियाती मरज़ का शिकार हो जाएगा। सही। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या सवाल करना है कि आप जी लोगों की राय को शामिल करते हैं, इस हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या सवाल करना चाहेंगे? पड़ोसियों के हकूक पे हम बात करें, हमसाये के हकूक, कोई सवाल करना चाहेंगे उलमा कराम से? मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद है? जी जी मैं बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सो सॉरी, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं। दोबारा कोशिश कीजिएगा, आपकी कॉल मिल जाए। मेरा ख्याल आपसे जानना चाह रहे थे, तो हम मेरा ख्याल है ज़हमत देते हैं रहमानी साहब से। रहमानी साहब, ये बताइए कि जिस इंसान ने पड़ोसियों के साथ, हमसायों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ अपनी वहदानियत की बात की, उसके साथ वालिदैन को सेकंड किया, थर्ड यतीम किया, फोर्थ नंबर पे जो है वो पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से बात की। हर वो काम कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील में किया जाए वो इबादत होता है। सही। और अल्लाह के हुक्म की तामील के ख़िलाफ़ किया जाए वो गुनाह होता है, वो मासियत होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे और आसान अंदाज में पड़ोसियों के साथ रहने की जो है वो ताकीद फरमाई। अगर हम नहीं करते तो हम नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के ख़िलाफ़ जाते हैं। जब हम हदीस के ख़िलाफ़ जाते हैं तो हम गुनाह के ज़ुमरे में चले जाते हैं। मुझे याद आती है वो हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, या रसूलल्लाह अहब्बु इलल्लाहि तआला, अल्लाह के नज़दीक कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? आपने फरमाया अहब्बु इलल्लाहि तआला अनफ़अुहुम लिन्नास, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो है कि जो नफ़ा देता, वो आदमी जो अपने पड़ोसी को नफ़ा देता होगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी प्यारा है, व रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी प्यारा है। और याद रखिएगा कि जब आप पड़ोसी के हुकूक को अदा करते हैं, आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा बन जाते हैं। और जब आप अल्लाह उसके रसूल के पसंदीदा बन जाते हैं तो दुनिया और आखिरत की तमाम जो मुश्किलात हैं वह आसानियों में तब्दील हो जाती हैं। बहन का सवाल कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप याद रखिएगा सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी से, आपके कारोबार से, आपके घर से अल्लाह बरकत को उठा लेता है। सही। वो लोग जो पड़ोसियों को तकलीफ़ देते हैं उनकी ज़िंदगी खुद बड़ी अज़ाब बन जाती है। उनके घर के अंदर
अब जो घर के अंदर के जो रिश्ते होते हैं उसके अंदर दरारें आना शुरू हो जाती हैं। याद रखिएगा जवाद भाई, घर जो है वो सीमेंट की दीवारों से नहीं बनता, बल्कि घर रिश्तों से बनता है। और रिश्ते हमेशा जब मजबूत होते हैं कि जब एहसास होता है, और एहसास उस वक्त होता है कि जब बंदा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रहा होता है। और जहाँ अल्लाह उसके रसूल से आप रास्ते से हट जाते हैं, एहसास उड़ जाता है। एहसास उड़ जाता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत ख़त्म होती है, नफ़रत आ जाती है। जब नफ़रत आती है तो हसद भी होता है, बुग़्ज़ भी होता है, अदावत भी होती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो तमाम जो चीज़ें जो दी जाती हैं एक अच्छे इंसान को, वो उड़ जाती हैं। तो एक छोटी सी गलती क्या की, हमने हमसाये को तय किया और हम अपनी ज़िंदगी को ज़हमत का शिकार बना दिया। अल्लाह महफूज रखे। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं फरहान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? अच्छा ठीक है, ऐसा क्या आप सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये कि अगर जैसे कि मैं पड़ोसी के हकूक नहीं अदा कर पाता, इस वजह से मेरी डेथ हो जाती है, तो मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी इस बात पर? आप अपना सवाल दोबारा से रिपीट कीजिएगा, हम सही से सुन नहीं पाए, दोबारा से कहिएगा। जी, अगर मैं पड़ोसियों के हकूक नहीं अदा कर पाता, ठीक है, इस वजह से मैं दुनिया से चला जाता हूँ, ठीक है, है, मुझे इसके लिए क्या करना? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का सर। उनका सवाल ये है, इसका जवाब रिजवी साहब ब्रेक के बाद वो जानना ही चाह रहे हैं कि एक शख्स जो पड़ोसियों को शायद बहुत खुश नहीं रख पाया और ख़ुद दुनिया से रुखसत हो गया, अब उसके पास क्या असबाब बचे कि वो इससे, जिसे कहते हैं ना, इस गुनाह का ज़रा नफ़ी कर सके? लेकिन सर हम इसका जवाब जानेंगे ब्रेक के बाद, आप इसका जवाब तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। कॉलर ने यहाँ पे सवाल किया था कि सर अगर आप अपने पड़ोसियों का हक अदा ना कर पाएँ और इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, उसके बाद क्या किया जा सकता है? इसमें सबसे गहरी बात यह है कि देखिए, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जिस पर हम जिंदा हैं, ये दारुल अमल है। सही। और वो दुनिया जो है जहाँ हम जाएंगे वो दारुल जज़ा है। ठीक। आप जो कुछ कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। ये सोचना कि मैं ये कर लूँगा, ये जो है ना मिसरा शायर का, अभी तो मैं जवान हूँ, ये बड़ा ख़तरनाक है। सही। ये अगर मैं ये सोच रहा हूँ अभी मैं जवान हूँ, तो अभी तो बुढ़ा हूँगा, तो फिर देखूँगा, तो मोहलत नहीं है। सही। और फिर जवानी में ख़त्म हो सकता है। देखिए, अभी मैं जवान हूँ, बेशक जवान हूँ, मगर क्या कितने जवान हैं जो मर जाते हैं? सही। अब देखें, अगर आप वो देखें, मगर फिगर देखें, आदाद शुमार, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपको मौत कभी भी आ सकती है, सैकड़ों ऐसे मिलेंगे जवान ही मर गए। सही। तो ये बात है कि ये आदमी जो इस किस्म के होते हैं समझते नहीं कि दुनिया ही में जो कुछ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जो कुछ करना है, यहाँ एक एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती है, जो हम ज़ाया कर देते हैं। हमारे लिए हर चीज़ की वैल्यू है सिवाय वक्त की, हालांकि वक्त ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। माल तो आ जाता है मगर वक्त नहीं आता। बिल्कुल। लिहाजा पहली बात अलबत्ता एक इसमें बस वो है कि जो लोग उसके औलाद हैं, उनके अजीज़ हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिन्हें मालूम था कि ये जो है पड़ोसियों का हक़ अदा नहीं करता था, वो उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और उसकी तरफ से उनके अक़रबा, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को की खिदमत करें कि भाई वो मेरा दोस्त था, और दुआ की रिक्वेस्ट दरख्वास्त करें, लेकिन आपने माफ़ कर। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह फरमाते हैं, जो हर एक ज़िंदगी का कुलिया है, तमाम मामला ऐसे क्यों होते हैं? आप फरमाते हैं हासबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना हिसाब आज ही कर लो, इससे पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा हिसाब कर ले। आज रात मुझे बैठना है, मुझे सोचना है कि मैंने कहाँ कहाँ जुल्म किया, अपनी ज़िंदगी में क्या जुल्म किया, मैंने पड़ोसियों के साथ क्या जुल्म किया, मैंने रिश्तेदारों के साथ क्या जुल्म किया, मैंने अपने घर वालों के साथ क्या जुल्म किया। और ये जुल्म का भी बताइए रहमानी साहब, ये जुल्म है हक अदा ना करना। बिल्कुल, हक अदा ना करना बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम हुकूक के बारे में पूछेगा, हत्ता कि जो इंसान का अपना हक है उसके बारे में पूछेगा कि आप जो अपना जो सेहत का ख्याल था, जो सारे मामला थे, वो आपने अदा किए या ना किए। एक बात याद रखिएगा, इस तरह के लोग जो इंतकाल कर जाते हैं, हमें चाहिए कि फिर एक पहली बात तो ये लोगों को बताया जाए कि अगर तुम इस हाल में मरोगे, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज़ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ यही नाराज़गी कहीं तुम्हारे लिए जहन्नुम का रास्ता ना खोल दे। सही। ये बात समझा जाए कि तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद ना हो जाएं।
कुछ लोग हमने देखा हदीस में मिलता है कि वो सारे लोग सजदे में पड़े रहते थे मगर अपने पड़ोसियों के लिए नासूर थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इबादत को एक तरफ कर दिया क्योंकि जब ये बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायद फरमाई है कि आप जो है पड़ोसियों के हक़ को अदा करें। अगर इंतकाल हो जाए तो फिर हमें चाहिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ, और फिर उन पड़ोसियों को भी चाहिए जिनका दिल दुखा था कि वो भी माफ़ कर दें कि अल्लाह हम तुझसे इल्तिजा करते हैं परवरदिगार आलम उस बंदे को माफ़ फरमा दे। वो दुआ करेगा तो अब इससे एक फ़ायदा होगा, उसकी तो बख्शिश होगी, साथ में इसकी भी बख्शिश मग़फ़िरत हो जाएगी। रहमानी साहब, अगर जैसे इस तरह से अगर पड़ोसी से लड़ाई हो तो क्या उसी वक्त उसको सुलझा लिया जाए इसी डर से कहीं खुदा ना खास्ता नौबत क्यों आए? सही, आपको अपना अंदाज इतना अच्छा करना है, नौबत क्यों आए? देखिए, अगर आप किसी भी मामले के फ़हम को समझ जाएं, अगर आप समझते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान है ना, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो ये हमा वक्त एहतियात का मामला है। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनको शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। आगे ये आयत में मुकम्मल कर रहा था कि वल काज़िमीन अल गैज़, ये आज सब के लिए जो गुस्से को पी जाते हैं, लड़ाई की बात हुई, और फिर रमज़ान के अंदर तो बिलखुसूस तौर पे आप जो है वो 15 रमज़ान के बाद से जो रोडों पर रश होगा तो इसमें ज़रा मामला गुस्से के बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। बात से हमारे कॉलर भी वापस आ गए। अच्छा, माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैम, मैं ये पूछना है, अगर कोई हमसाया से नाराज हो, ठीक है, तो हम उसको मनाएं, ठीक है, अगर ना माने हो क्या किया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तो अच्छे हैं, आपका बर्ताव, आपका रवैया सब अच्छा है। अगर ये कुरान की आयत मुकम्मल हो जाए ना जी, इसमें भी इसका जवाब। अच्छा, वल काज़िमीन अल गैज़, वो जो गुस्से को पी जाते हैं, वो आप नहीं मान रहा, आप खामोश हैं और आप अपना अच्छा अंदाज करें। वला आफ़ीना अन नास, आप तो दिल से इसको माफ़ फरमाएं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। वो कुछ भी कर रहा है मगर आप तो मोहम्मदी हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज के सिपाही हैं ना, तो सिपाही का काम तो जो है वो ऑफिसर की बात को मानना होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो कहती है वो आपको करना है। जब वो सामने निकले अस्सलामु अलैकुम, जब वो सामने आए अस्सलामु अलैकुम, जब आप सलाम करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, जो दिल में दूरियां हैं, जो कनेक्शन दूर है, वो अल्लाह की रहमत से जुड़ जाएगा और नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। बात ये हमारे यहाँ तो अब रवैया ये है, हम किसी को 3 दफ़ा सलाम करते हैं, कोई ढंग से जवाब ना दे तो हम कहते हैं आइंदा मैं भी सलाम नहीं। बिल्कुल। तो उनका सवाल इससे मुतल्लिक है कि आप किसी नाराज हमसाये को मनाने की कोशिश करते रहते हैं, नहीं मानता, तो फिर आप क्या करें? कब तक कोशिश करें? ये कि अल्लाह तो कोशिश देखता है। अल सय्यु मिन्नी इत्माउ मिन अल्लाह, कोशिश हम करते हैं, पूरा अल्लाह करता है। सही। अगर हम कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं मान रहा है मसलन, तो ठीक है, आपको सवाब मिलेगा, कोशिश जारी कर रहे हैं, आप कोशिश करते रहें। और ये है कि आप हत्ता इम्कान यही कि उसका अच्छा सलूक करें। सही। अक्सर बेशतर ये होता है और ये तजुर्बा है कि पत्थर पे भी असर पड़ता है। देखिए ना, पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। हाँ, देखिए ना, अगर आप पत्थर पर बार बार कतरा गिराएं, कतरा बार बार गिराएं ना, तो पत्थर के कलेजे पर भी दाग एक निशान बन जाता है। देखिए ना, पानी के कतरे में ताकत क्या है, ये क्या हुआ, क्यों बना? देखिए ना, वो पत्थर पर निशान कैसे बना, तवातुर से पानी गिरा। तो असल में ये तो मुसलसल होता है ना अमल, बार बार जो अमल होता है ना, उसकी बड़ी ताकत होती है। इसलिए अगर फ़र्ज़ मान आपका कोई दोस्त है या आपका हमसाया है, आपसे सही तौर से सलाम का जवाब नहीं देता है, तो भी आप सलाम करते रहें और कभी उससे अर्ज़ भी कर दें आप, मैं तो आपको बड़ी सलाम करता हूँ, आप शायद मेरा ख्याल नाराज़ है मुझसे। और ऐसी क्या नाराज़गी है? ऐसी क्या नाराज़गी है? मैं उसको दूर कर दूँ। ठीक है, सॉल्व किया जाए। गुलनार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुलनार, सबसे पहले आपको अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा ताकि हम आपका सवाल सुन पाएं। सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे जो पड़ोसियों के हकूक़ की बात हो रही है जी, तो क्या हम अगर हकूक़ अदा ना करें तो हम इसकी हमें क्या सजा है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सर हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि इसकी सजा है। पड़ोसियों के हुकूक अदा ना करना बुनियादी सवाल है कि गुनाह है, सजा है, और मेरा ख्याल है बड़ा मुफस्सिल तौर पर आपने बताया। इससे भी पहले की एक बात हो जाए ना, यही क्यों सोच रहे हैं कि अदा ना करना गुनाह है, ये कहें कि रसूल ने क्या कहा है, सही अदा करने क्या मामला है। मैंने फिर ये बात करूँगा, आप जब अदा करते हैं आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हो जाते हैं। भाई कुरान में 2 लोगों के बारे में बताया ना,
एक को अल्लाह नापसंद करता है, अल्लाह एक को अल्लाह पसंद करता है। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप ये ना पूछें कि अल्लाह किसको नापसंद करता है, बल्कि आप ये पूछें कि अल्लाह किसको पसंद करता है। सही। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाएंगे। जो हुकूक अदा नहीं करता, ये बार बार बताया कि वह अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूर हो जाता है। और जो पड़ोसियों को सताता है उस पर यकीन कल क़यामत के दिन बहुत शदीद किस्म की पूछगछ होगी। अल्लाह अकबर। और ये भी बताएं मेहरबानी साहब, पड़ोसियों के हम हुकूक की बात कर रहे हैं, उनकी खैर खबर रखने की बात हो रही है, सो वो तफरीक कहाँ है कि खैर खबर भी रहे लेकिन उनके कामों में बेजा मुदाखलत, नजर रखना, टांग अड़ाना मामला में वो कैफियत भी ना हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में मोमिनों से मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ए ईमान वालो बुरे सुए जन से इज्तनाब करो, यानी कि किसी के बारे में बदगुमानी से इज्तनाब करो। फिर हमें मिलता है तजस्सुस, किसी के बारे में जासूसी ना करो। सही। हमारी आदत ये होती है कि हम ना टोक में रहते हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या। कुरान ने इस चीज़ को हमें रोक दिया। आपका काम है खैर ख्वाही करना, ना कि जासूसी करना। हाँ, आप जासूसी करें मगर अपनी करें। कैसे? वो कुरान कहता है यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कल क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गवाही देगा। जो आप जासूसी कर रहे हैं ये तो ख़त्म हो जाएगी, मगर कल नाक आपके बारे में, जो आपकी नाक आपके बारे में, ज़बान आपकी ज़बान आपके बारे में, ये आँख आपके बारे में कल क़यामत के दिन बताएगी। तो इससे बेहतर है दूसरों को छोड़ें, आप अपनी जासूसी करें कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। सही। रिजवी साहब, हम चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि आपके माल में से कितना हिस्सा आप पड़ोसियों पे खर्च कर सकती हैं अगर उनको ज़रूरत है तो? ज़रूरत है तो बेशक वो मुस्तहिक़ हैं, ज़कात से भी आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, सदक़ात से भी कर सकते हैं, और वैसे भी मतलब नफल जो है वो उससे भी कर सकते हैं आप, अगर वो यानी ज़मीन हकदार हैं तो, यानी गरीब हैं, मस्कीन हैं, इस लिहाज से तो कर सकते हैं बेशक। बल्कि उनका हक़ पहला है, रिश्तेदारों का हक़ पहला है, उसके बाद रिश्तेदारों के बाद पड़ोसियों का। और ये हमें तभी मालूम होगा जब हम उनसे मेल जोल रखेंगे कि वो कितने ज़रूरतमंद हैं और हाजतमंद। कैसे मालूम होगा? इसके अलावा तरीका ही कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें यह है कि आप तोहफ़ा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिफ्ट्स देने को बहुत पसंद फरमाते थे। मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है। जब भी तो मैंने फरमाया ना, मैंने कि अल्लाह के नबी की वो बात कोट की कि अब अपने सालन में शोरबा ज़्यादा कर दो, ताकि आप जाएंगे उनके घर के मामलात को देखेंगे। हो सकता है कि वो इतने सफ़ेद पोश वो किसी से नहीं कह रहे, मगर घर में 2 दिन का फाका हो। बिल्कुल। कल अल्लाह पूछेगा ना, कल पूछेगा कि मैं, अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं दिया। अब इंसान हैरान होगा, अल्लाह तू भूखा था? कहा मेरा फला बंदा भूखा था। और अल्लाह आपसे पूछ रहा है कि तेरा पड़ोसी भूखा था। आप समझ रहे हैं? आपकी सारी नमाजें रोज़े क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप जाएंगे तोहफ़ा देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, क्योंकि आपका जो है ना जो बैंक अकाउंट वहाँ खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। अब आज हमने बात की पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। कोशिश करें कि जब आप अफ्तारी बनाते हैं और आप किलों के हिसाब से पकौड़े बनाते हैं जो कि बाद में काफ़ी वेस्ट पे भी जाते हैं, तो जब आपको कोई चीज़ बनाने के बाद भी अंदाज़ा हो कि ये थोड़ी ज़्यादा बन गई है और ये शायद बच जाएगी, तो भी ज़रूर बांटिए इसको पड़ोसियों के साथ। और अब टाइम हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ कि कल होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।